Now we are going to start our next chapter, that is tensor analysis. That is very important and crucial topic to understand the basics of general relativity, cosmology as well as differential geometry. So हमने जो लास्ट में जो दो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के चैप्टर के अंदर दो क्वेश्चंस किए हैं, जिसके अंदर हमने रिलेट किया है components of contravariant vector of one coordinate system with components of the same vector in another coordinate system. ठीक है, और इसी तरह हमने कोवेरिएंट कंपोनेंट्स को और कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स को आपस में जो रिलेट करवाया है, उन्हीं बातों को लेकर हम इसको जनरलाइज करेंगे अभी टेंसर एनालिसिस के अंदर कि आपके पास वहां पर आपके पास जो रैंक बन रहा है वो रैंक बन रहा है 1, और हम देखेंगे कि जो उससे ज्यादा रैंक के होंगे उनके लिए हम नई टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, टेंसर्स ऑफ हाई रैंक। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम जो प्रूव किया था वो हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर से यहाँ पर सी पी कंपोनेंट्स है, एक वेक्टर था, ठीक है, वहां से चलते हैं कि उसके कंपोनेंट्स थे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर C1, C2 और C3, ये मैंने कैपिटल लिखे हैं, ठीक है, और दूसरे में आपके पास थे C1 बार, C2 बार और C3 बार। ये कंपोनेंट्स आपके डिफाइन थे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम U1, U2 एंड U3, और ये वाले कंपोनेंट्स आपके डिफाइन थे U1 बार, U2 बार, U3 बार। ठीक है, और फिर इनके लिए हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनाया था कि हाउ दीज कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू द अदर कोऑर्डिनेट, के CP वाले कंपोनेंट्स अगर हम लेके जा रहे हैं और C बार Q की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास क्या बन रहा था, पार्शियल UQ बार ओवर पार्शियल UP। ठीक है, और यहां पर हमारे पास समीशन लगा हुआ था P इज इक्वल टू 1 to 3। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनाया था बिटवीन द कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसी बात को लेकर हम जनरलाइज करेंगे कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ डायमेंशन n। यहां पर हमारे पास कितनी डायमेंशन के अंदर हम बात कर रहे थे, 3 डायमेंशन के अंदर, तो पहले तो हम इसको जनरलाइज करेंगे n डायमेंशन के लिए, और फिर वहां से n डायमेंशन वाले जो वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उसको जनरलाइज करके हम हायर रैंक की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो वेक्टर a था उसके कंपोनेंट बन रहे थे A1 2 3, 3 कंपोनेंट्स बन रहे थे। जब हम n डायमेंशन में जाएंगे तो C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn तक बात चली जाएगी, उस तरफ अभी हम जाते हैं। इसी तरह जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनाया था कोवेरिएंट के लिए, तो उसमें क्या था, स्मॉल C1 स्मॉल C2, मैं आज उसको लिख लेता हूं A1 A2 और A3। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स थे A1 बार, A2 बार और A3 बार, ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर थे। तो जो कोवेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमारे पास बना था उसमें क्या था, यहां पे AP आ गया, पार्शियल U बाय पार्शियल U बार, यहां पर बार वाली टर्म आपके पास नीचे आ रही है, और हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे थे C A बार Q। ठीक है, U A बार Q, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे Q, और यहाँ पर क्या आ गया था P, और समीशन किसके ऊपर लगी थी, P इज इक्वल टू 1 2 3, और ये जो Q है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इक्वेशन को, Q इज इक्वल टू 1 2 3 था हमारे पास। ठीक है, तो ये जो मैंने दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 करवाए थे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उसकी डेरिवेशन को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, और फिर हम उसको टेंसर एनालिसिस के अंदर जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल को एक्सटेंड करने लगे हैं। जो टेंसर्स के फिर जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसके लिए मैं फिर एक सेपरेट लेक्चर दे दूंगा जहां पर हम बताएंगे कि टेंसर्स बेसिकली फिजिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन रूल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमने सारी बात कर दी थी 3 तक के लिए। ठीक है, अब चूंकि यहां पर जो हमने पहले बात की थी कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में, तो हमने कैपिटल C और कैपिटल स्मॉल c से कोवेरिएंट को इंट्रोड्यूस कर दिया था, कैपिटल C से हमने कंट्रावेरिएंट को इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंट कर दिया था।
तो अब हमें कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के लिए थोड़ी सी नई नोटेशन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। और जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते रहे हैं u1 u2 u3 से, u1 बार u2 बार u3 बार आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। यहाँ पर हम किस नोटेशन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आपके पास कंपोनेंट्स कौन से हैं, x1 x2 x3, ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पावर पे 1 लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, सब ये आपकी पावर नहीं है, यानी कि x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, x क्यूब नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में कि x1 अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है तो x1 रिप्रेजेंट कर रहा है x को, x2 रिप्रेजेंट कर रहा है y को और x3 रिप्रेजेंट कर रहा है z को। ठीक है। और अगर हम कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किसी यहाँ रेक्टेंगुलर से हम किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं, से हम जाते हैं रो, थीटा और जी की तरफ। ठीक है। तो रो, थीटा और जी से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपका, हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे x1 बार से, x2 बार से और x3 बार से। ठीक है। तो ये सारी बात हमने लिखी है 3 डायमेंशन के लिए। यहां पर भी ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये रिप्रेजेंट पावर को नहीं कर रहा, सुपरस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल मौजूद था, जिस तरह हम लिख सकते थे x y z को, x इज इक्वल टू रो cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू रो sin ऑफ थीटा और z इज इक्वल टू z था। इसका मतलब क्या था कि x जो था वो आपके पास फंक्शन था रो, थीटा एंड z, y आपके पास फंक्शन था रो, थीटा एंड z हम कह सकते हैं, और z को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं रो, थीटा एंड z। ठीक है। अब जब हम x1 x2 x3 लिख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि x1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 बार, x2 बार, x3 बार। ठीक है। x2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 बार, x2 बार और x3 बार। x3 is a function of x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। ठीक है। ये सारे हमने एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन रूल के लिए लिखा है। और ये जो x1 बार, x1 is a function of x1 बार, 2 बार, 3 बार लिखे हैं, ये 3 इक्वेशन, अगर मैं इसके लिए इंडेक्स इंट्रोड्यूस करना चाहूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं xk is a function of x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। जहां पर k का मतलब मैं 1 ले लूंगा तो k इज इक्वल टू 1 के लिए, यहां पर अगर k का मतलब क्या है, k इज इक्वल टू 1 2 3, तो मेरे पास k इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल आ गया, x1 इज अ फंक्शन ऑफ x1 बार, x2 बार, x3 बार। k की जगह मैं 2 ले लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, k की जगह 3 ले लूंगा तो ये x3 वाला ट्रांसफॉर्मेशन रूल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो k है, इस इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, k जो है ये फ्री इंडेक्स है। ठीक है। जो कि वेरी कर सकता है आपके पास जिस भी डायमेंशन के अंदर हम बात कर रहे हैं। अगर हम 3 डायमेंशन के अंदर बात कर रहे हैं तो उसकी जो वेरिएशन होगी वो 1 2 3 होगी। ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। या कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। जो फ्री इंडेक्स होता है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या उस इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो k इज इक्वल टू 1, k यहाँ पर क्या है आपके पास, फ्री इंडेक्स है, 1 2 3 उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास फ्री। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है आप कि फ्री इंडेक्स से क्या मुराद है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन इस पॉइंट के रिलेटेड है, आपने फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ताकि हम जो आगे हमारे जो टेंसर्स की डेरिवेशन ज्यादा आती जाएगी, वहां पे डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चलाता जाऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, चूंकि टेंसर्स के अंदर हम जा रहे हैं और हमने हायर रैंक्स की तरफ भी जाना है, तो हम थोड़ा सा हायर डायमेंशन को भी देख लेते हैं। ये सारा एनालिसिस हमारे पास क्या था 3 डायमेंशन के अंदर, और 3 डायमेंशन के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल देख लिए और डिफरेंट काइंड के जो थे, कल लास्ट लेक्चर में हमने लिखे भी थे कि रेक्टेंगुलर से आप सिलेंड्रिकल में जाते हैं, स्फेरिकल में जाते हैं, पैराबोलिक में जाते हैं, एलिप्टिक में जाते हैं, और 8-9 तरह की तो आपके पास इस बुक के अंदर भी लिखे पड़े हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और भी आपके पास मौजूद होती हैं। तो अगर हम n डायमेंशनल स्पेस के अंदर है, ये सारा काम कहां था, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। ठीक है। तो
अगर हम इसको मूव करते हैं मैथमेटिकली, इस सारे एनालिसिस को जो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमने जनरल लिख दिया ना कि रो थीटा जी से मूव करके, रो थीटा जी से हमें पता था सिलेंड्रिकल था, लेकिन अब आप मूव करके एन डायमेंशनल के अंदर देखना चाह रहे हैं कि क्या एनालिसिस बनता है। सो इन एन डायमेंशनल स्पेस आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरह के हो जाएंगे, x1 x2 x3 x4 और चलता जाएगा काम xn तक। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक तरह के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, यानी कि ये कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर बार वाली भी बात की थी और विदाउट बार वाली भी बात की थी, तो इसी तरह आपके पास बार वाले भी आ सकते हैं, x1 बार x2 बार x3 बार अप टू सो ऑन xn बार, ठीक है। और इसके अंदर जो वेक्टर के कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे वो क्या होंगे, उनको हम बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, a बार 1 a बार 2 a बार 3 अप टू सो ऑन a बार n। तो व्हेनेवर आपके पास ये बार वाले कंपोनेंट्स होंगे वो डिफाइन होंगे आपके पास इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ये बात अब आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास ये बार वाले कंपोनेंट्स लिखे होंगे वो कंपोनेंट्स आपके पास किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइंड हैं, x1 बार x2 बार x3 बार अप टू सो ऑन xn बार। जब भी आपके पास विदाउट बार वाले कंपोनेंट्स लिखे होंगे वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिफाइन है, विदाउट बार वाले x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि जब हमारे पास फंक्शन बन जाता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, तो हमें कुछ डेरिवेटिव भी लेने की जरूरत पड़ती है। तो फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने लोगों ने जहन में रखना है थ्रू आउट दिस चैप्टर कि जिस तरह मैंने ये लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल, ठीक है, कि x1 is a function of x1 bar x2 bar x3 bar, x2 is a function of x1 bar x2 bar x3 bar। इसी तरह मेरे पास क्या आ जाएगा कि x1 is a function of x1 bar x2 bar up to so on xn bar, x2 is a function of x bar 1 x bar 2 x bar 3 up to so on x bar n। और ये काम मेरे पास चलता जाएगा कहां तक, xn तक। xn is a function of x bar 1 x bar 2 up to so on x bar n। जिस तरह मैंने 3 डायमेंशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लिख के बताया है कि x1 किस तरह फंक्शन बन रहा है, x is a function of rho theta z, y is a function of rho theta z। तो इसी तरह इन जनरल जब हम n डायमेंशन स्पेस के अंदर जाएंगे तो फिर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल इस तरह का बन जाएगा। और सिमिलर लाइंस के ऊपर हम इसको लिख सकते हैं कि xk is a function of x bar 1 x bar 2 up to so on x bar n, ठीक है। और k क्या है, उसी तरह फ्री इंडेक्स, लेकिन यहां पर k की क्या वैल्यू है, k is equal to 1 2 up to so on n तक जा रहा है, 1 2 3 up to so on n तक। तो x की जगह 1 डालेंगे हमारे पास ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन रूल आ जाएगा, 2 लगाएंगे ये आ जाएगा, 3 लगाएंगे आपके पास बाकी सारी up to so on वैल्यूज आती हैं। इन सिमिलर मैनर्स के अंदर जिस तरह हम ये लिखते थे तो हम सिलेंड्रिकल के अंदर भी तो वैल्यू लिख सकते थे ना कि रो बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। थीटा की भी वैल्यू लिख सकते हैं हम, थीटा की वैल्यू आ जाती है, थीटा किसके बराबर आ जाता है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। और आपके पास जो z है वो z के बराबर आ जाता है। तो हम रो को भी कह सकते हैं रो इज अ फंक्शन ऑफ x y z, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x y and z, and z is a function of x y and z कह दें इन जनरल अगर हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर हो गया जहां पे z इक्वल टू z आ गया और ट्रांसफॉर्मेशन होंगी जहां पर उस तरह नहीं आता। तो यहां से हम दूसरी अदर वे राउंड भी ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि x बार 1 is a function of x1 x2 x3, x bar 2 is a function of x1 x2 x3, x bar 3 is a function of x1 x2 and x3। और उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जनरल x बार k is a function of x1 x2 and x3, ठीक है, वेयर k रिप्रेजेंट कर रहा है
1 2 3 को के की जगह 1 लगाऊंगा, ये आ जाएगा, के की जगह 2 लगाऊंगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहां से हम दूसरी वाली भी लिख सकते हैं, x बार k इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn। क्लियर है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल आपने हमेशा याद रखने हैं। ये किसके लिए? आपके पास एक कोऑर्डिनेट से दूसरे के लिए। अब अगर हमारे पास जैसे यहां पर आ रहे हैं डेरिवेटिव वगैरह कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे पास ये u_p और u_q किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को, u1 u2 एंड u3। ठीक है? तो अब हम जो अपना जो टेंसर एनालिसिस के अंदर नोटेशन इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, वो हम लेने लगे हैं x1 x2 x3। और मैंने यहां पर अभी आप देखेंगे कि मैंने नीचे नहीं लिखा सबस्क्रिप्ट में, मैंने ये जो 1 2 3 लिखे हैं ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हैं। ठीक है? तो आपने अब वो बात ज़हन में रखनी है कि वो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट के अंदर चलते जाएं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अब जैसे हमने यहां पर देखा कि a बार 1 a बार 2 a बार 3 जो है वो डिफाइंड है इसके अंदर। तो अगर कहीं आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है कि पार्शियल a बार p का डेरिवेटिव आपने लेना है पार्शियल x q के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये a बार p इसके अंदर डिफाइंड है, तो इस वजह से इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गया। a बार p डिफाइंड इसके अंदर है, ठीक है, लेकिन ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? दूसरों जो विदाउट बार आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप इसका डेरिवेटिव पहले लिया करेंगे x के रिस्पेक्ट से a बार p का, किसके रिस्पेक्ट से? q के रिस्पेक्ट से, और फिर चेन रूल लग जाएगा, बार वाले का डेरिवेटिव आपके पास इसके रिस्पेक्ट से आ जाया करेगा। ठीक है? तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम थोड़ा सा अभी आगे देखते हैं कि ये हमने किस तरह इसको चलाना है। लेकिन फिलहाल आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो बार वाले कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करें और ये वाले कंपोनेंट का फर्दर डिपेंडेंस है इसके ऊपर। ठीक है? तो इन चीजों को आगे लेके चलते हैं अभी हम। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी तरफ बता देता हूं। जैसे हमने ये लिखे थे ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कि a बार q इज इक्वल टू पार्शियल u_p और पार्शियल u_q। अब हमने क्या किया है? कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंटेशन किस तरह ले रहे हैं? x1 x2 x3 से। ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, a p e जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है a बार q के साथ, सो पार्शियल xp ओवर पार्शियल x बार q, और साथ समीशन आपके पास था समीशन p इज इक्वल टू 1 2 3। ये मैंने 3 डायमेंशन के लिए लिखा क्योंकि हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट्स थे u1 u2 u3। अब अगर हम लिख लें x1 x2 x3, तो फिर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? इस तरह का पार्शियल xp और पार्शियल x बार q ap इस तरह के फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगा। और हम n डायमेंशन के अंदर बात करेंगे तो फिर आपके पास ये जो p इज इक्वल टू 1 2 3 था, ये आपके पास क्या बन जाएगा? p इज इक्वल टू 1 2 n। ठीक है? ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल था कोवेरिएंट के लिए। सिमिलरली जो कंट्रावेरिएंट के लिए हमने लिखा हुआ है, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा हुआ है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? a बार q इज इक्वल टू समीशन आ गया आपके पास पार्शियल, अब क्या आ जाएगा? x बार q ऊपर पार्शियल xp ap। ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमारे पास किसका आ गया? कंट्रावेरिएंट का। आपने अब याद रखना है कि जो कंट्रावेरिएंट वाला है उसके अंदर आपके ज़हन में किस तरह रहेगा। देखने में आप लोगों को लग रहे होंगे एक ही तरह के है, लेकिन ये गौर करें, लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफाइंड है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जो कि कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, लाइक x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। ठीक है? और यहां पर आपके पास ये डेरिवेटिव टाइप ऑपरेटर आ रहे हैं। तो कंट्रावेरिएंट है तो जिसके ऊपर बार है वो वाली टर्म आपके पास ऊपर आ रही है, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर है। c बार q है तो यहां पर क्या आ रहा है? पार्शियल u बार q ऊपर, और फिर विदाउट बार वाली टर्म आपके पास क्या है? नीचे है पार्शियल up। ये वाला इंडेक्स आपके पास सेम हो रहा है। ठीक है? और ये है आपके पास कंट्रावेरिएंट का। कंट्रावेरिएंट का मतलब जो आपके पास बार वाली टर्म ऊपर आ रही है, लेकिन ये उस केस के लिए जब विदाउट बार आपके पास राइट साइड पे है और विद बार आपके पास टर्म लेफ्ट साइड पे है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल दूसरा भी लिखा था, ये वाला लिखना ज्यादा आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि कंट्रा का मतलब ऊपर वाला है, को का मतलब नीचे वाला है।
ठीक है, यहां पर हम देखें कि ये कोवेरिएंट के लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा था जो हमने प्रूफ भी किया हुआ है। आपको मैं फिर एक दफा कहूंगा कि आप जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट टाइम 33 और 34 करवाए थे, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स की पूरी डेरिवेशन है वहां पे, यहां पर जस्ट हम उसको आगे एक्सटेंड करने लगे हैं। तो कोवेरिएंट के लिए इधर विदाउट बार वाला आ गया, इधर बार वाली टर्म आ गई, फिर ये डेरिवेटिव वाली आपके पास टर्म आ गया पार्शियल, और ये डेरिवेटिव किन की है जो आपके पास इस तरह पार्शियल एक्स के का डेरिवेटिव एक्स के बार, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना कि एक्स के जो है वो फंक्शन है एक्स बार जे का। ठीक है, अगर मैं और शॉर्टर नोटेशन के अंदर जाता हूं कि एक्स के जो है वो फंक्शन है एक्स बार जे का, तो आपको डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव जे वाले कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा। तो अब यहां पर पू के अंदर आपके पास क्या है, जो फंक्शन आ रही है बार वाली टर्म आ रही है, राइट साइड पे हमने लिख लिया विदाउट बार, लेफ्ट साइड पे लिख लिया विद बार। अब पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स वाली टर्म आनी है, जो यहां पर बार के साथ आपके पास आ रहा है इंडेक्स, वो हमने कोवेरिएंट के अंदर बार के साथ लगा दिया नीचे। ठीक है, और विदाउट बार वाला हमने लगा दिया ऊपर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल वेक्टर के लिए आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। हम अगले लेक्चर के अंदर जाते हैं जो हमारे पास टेंसर्स ऑफ हाई रैंक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 1। ठीक है, इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन रूल या ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या है वेक्टर के लिए कि जो टेंसर ऑफ रैंक 1 है वो बेसिकली आपका क्या भी कहलाता है वेक्टर। और ये रैंक 1 हमने किस तरह जहन में रखना है कि ये वाली जो टर्म आपके पास आ रही है, ये वाली 1 आ रही है तो आपके पास 1 रैंक है, अगर यहाँ पे 2 आ जाया करेंगी तो रैंक आपके पास ज्यादा होता जाया करेगा। दूसरी बात आपने जहन में रखनी है कि x के ऊपर सिर्फ, जिस तरह यहाँ पे x के ऊपर सिर्फ 1 है नोटेशन, x2 है x3 है, यहाँ पे दो इंडेक्सेस इकट्ठे नहीं चल रहे, एक इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम चलते हैं जो हमारे पास स्पेसेस ऑफ हायर डायमेंशन है। तो आपके जहन में अगर किसी किस्म का कोई सवाल आया हो तो आपने लाजमी पूछना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपके डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जनरल रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी, इन सब के लिए ये जो बेसिक है कि आपके पास टेंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशन रूल किस तरह चल रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।